बॉलीवुड फिल्मों में गानों का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसीलिए बॉलीवुड की फिल्में दुनिया की सभी फिल्मों से अलग मानी जाती है। और दुनिया भर के सिने प्रेमी बॉलीवुड को देखना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि फिल्मों के बीच में कुछ गाने होते हैं, कुछ डांस होते हैं। बॉलीवुड की बात हो और संगीत की बात हो तो संगीतकार आर.डी. बर्मन का नाम लिए बिना फिल्म इंडस्ट्री की कहानी को बयां करना काफ़ी मुश्किल है। और जब आर.डी. बर्मन का नाम हम लेते हैं तो उनके साथ एक और मशहूर गायिका आशा भोसले का नाम भी आ जाता है। लेकिन इन दोनों ने किस हालात में शादी की, कैसे वे एक दूसरे के करीब आए, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ गोविंद और आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर जिसका नाम है बॉली बच्चन। तो पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं आशा भोसले के बारे में। आशा भोसले जैसे कि आपको पता है कि मंगेशकर फैमिली से थी। इनके घर में संगीत का एक माहौल था, जिसके कारण उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर काफ़ी कम उम्र से ही गाने लगी थी और आशा ताई भी कम उम्र से गाने लगी थी। जब आशा ताई की उम्र 16-17 साल की थी तो लता जी के जो सेक्रेटरी थे उनके साथ उनका विवाह हो गया था। हालांकि ये विवाह घर वालों को पसंद नहीं था, फिर भी शादी हुई थी। 2 लड़के और 1 लड़की होने के बाद इन दोनों का तलाक हो गया और फिर आशा भोसले अपने मायके में ही रहने लगी, या यूँ कह सकते अलग रहने लगी। यहाँ पर पंचम दा एक असमी फैमिली से थे और इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता सचिन देव बर्मन एक नामचीन नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, और 50s में इनके गानों को एक अलग जगह दी जाती थी और इनके गानों में हमारे हिंदुस्तानी शैली की काफ़ी बारीकियां थी और वे उस तरह के गानों को कंपोज करते थे। आर.डी. बर्मन बचपन में पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और उनको पढ़ने में मन भी नहीं लगता था। घर में एक माहौल था उनके पिता के द्वारा संगीत का। तो एक बार उनके पिता ने पंचम दा से पूछा कि बड़े होकर क्या बनोगे? तो पंचम दा ने कहा, मुझे साइकिल चलाना अच्छा लगता है और हारमोनिका बजाना पसंद है। हारमोनिका जिसे हम साधारण लैंग्वेज में माउथ ऑर्गन कह सकते हैं। तो उनके पिता ने उनकी बात सुनी, कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें म्यूजिशियन बनना है, संगीतकार बनना है तो तुम कुछ रियाज करो और कुछ धुनें तैयार करो। और उसके बाद एक फिल्म में अचानक पंचम दा को लगा एक गाने को सुनकर कि ये धुन तो उनकी है। तो उन्होंने अपने पिता से कहा, ये धुन तो मेरी थी। तो उनके पिता ने कहा, हाँ ये तुम्हारी धुन थी और मुझे ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी फिल्म में इसका इस्तेमाल किया। फिर पंचम दा को सबसे पहली बार मौका मिला छोटे नवाब में एक गाने के लिए। इसके अलावा पंचम दा को 2 फिल्मों में एक एक्टर के तौर पर भी लोगों ने देखा, जिनमें से एक फिल्म थी भूत बंगला, एक कॉमेडियन का रोल था। लेकिन असली सफलता पंचम दा को मिली फिल्म तीसरी मंजिल से। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे नाजिर हुसैन। जब शम्मी कपूर को ये पता चला कि नाजिर हुसैन इस फिल्म में एक नए संगीतकार को ले रहे हैं तो काफ़ी नाराज हो गए। लेकिन नासिर हुसैन ने उन्हें काफ़ी समझाया और कहा कि इस नए लड़के से एक बार मिल तो लो। तो जब शम्मी कपूर जब पंचम दा से मिले और उनकी धुनों को सुना तो वो झूम उठे और कहा कि क्या संगीत है। और उसके बाद तीसरी मंजिल के जितने भी गाने थे वो सारे हिट हुए। और बस पंचम दा का जो मैनिया था, जो धुन था, वो लोगों के सर पर चढ़कर बोलने लगा। पंचम दा की डिमांड बढ़ गई। पंचम दा में एक खासियत थी कि उनके पास वेरिएशन था। वो एक तरह की धुन नहीं दिया करते थे और वो पाश्चात्य संगीत को हिंदी फिल्मों में इस्तेमाल करने लगे थे। रह रहकर उनके मन में यही आता था कि हिंदी फिल्मों में थोड़ा सा पाश्चात्य संगीत का इस्तेमाल किया जाए और अपने इस एक्सपेरिमेंट के चलते वो काफ़ी मशहूर हुए। और उनकी अधिकतर फिल्मों में हम ड्रम बीट और माउथ ऑर्गन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। ये ड्रम बीट और सेक्सोफोन, ये सारा कुछ उन्होंने
पाश्चात्य संगीत से ही लिया था। उसके बाद क्या था, 70 में उनकी 6 फिल्में लगातार हिट हुई और इन फिल्मों के गाने किशोर कुमार ने गाए थे और अधिकतर फिल्में राजेश खन्ना की थी। तो ये तिकड़ी काफ़ी मशहूर होने लगी। लेकिन 80s आते आते पंचम दा का जो ग्राफ था वो गिरने लगा। उसकी वजह ये थी कि बप्पी लहरी उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे और उनके गाने हिट होने लगे थे और उनका जो संगीत का शैली था वो पूरी तरह आधुनिक था, पूरा अत्याधुनिक था, पाश्चात्य संगीत से पूरी तरह मेल खाता था। तो यहाँ पर जरा पंचम दा को मात खानी पड़ी। ऐसा नहीं था कि पंचम दा के गाने फ्लॉप हो रहे थे, उनकी फिल्में फ्लॉप होती थी लेकिन उनके गाने हिट होते थे। पंचम दा ने 1968 में अपने फैन रितु पटेल से शादी की थी, लेकिन इन दोनों की शादी 1971 में टूट गई और पंचम दा अकेले हो गए थे। वहाँ पर आशा भोसले भी अकेली थी। पंचम दा जब आशा भोसले से पहली बार मिले थे तो आशा भोसले बहुत बड़ी स्टार थी और पंचम दा तब तक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे नहीं, उनके पिता ने उनसे मिलाया था। तो पंचम दा ने आशा भोसले से ऑटोग्राफ लिया था। 60 से लेकर लेट 70s तक में पंचम दा ने लता, किशोर, रफ़ी और आशा, इन चारों से बहुत सारे गाने गवाए और इस दौरान वो आशा भोसले के करीब आ गए और एक दिन उन्होंने आशा भोसले को प्रपोज कर दिया। आशा भोसले थोड़ी दुविधा में थी, लेकिन फिर इन दोनों ने 1980 में शादी कर ली। शादी के बाद पंचम दा का जो कैरियर था वो गिरने लगा, लेकिन इसी के बाद उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। उन्हें लगभग 3 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। 80 में उनका दौर नहीं था, बावजूद इसके उन्हें मासूम और सनम तेरी कसम के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1986 में फिल्म इजाजत में मेरा कुछ सामान लौटा दो गीत के लिए, जहां लता को बेस्ट फीमेल का नेशनल अवार्ड मिला, वहीं गुलजार साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए नेशनल अवार्ड मिला। पंचम दा गानों में संगीत देने के अलावा अपने बैकग्राउंड स्कोर के लिए काफ़ी माहिर थे। वो फिल्मों में बैकग्राउंड स्कोर भी देते थे और कुछ गानों में वो अपनी आवाज़ भी देते थे। और इस तरह 80 में जब उनका करियर गिरने लगा तो आशा जी के साथ भी उनके बीच में कुछ मतभेद होने लगे और वे लोग अलग अलग रहने लगे। लेकिन आशा भोसले और पंचम दा अक्सर आपस में मिलते थे, आपस में बातें करते थे और गाने भी आशा भोसले गाती थी पंचम दा के लिए, क्योंकि पंचम दा की फेवरेट थी। फिल्म परिंदा के लिए उन्होंने जब विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म में अपना संगीत दिया तो काफ़ी लोगों ने विधु साहब से कहा था कि पंचम दा से दूर रहो, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने फिर भी उन्हें परिंदा के लिया था और उसके बाद फिर उन्होंने 1942 अ लव स्टोरी के लिए उन्हें साइन किया था। अफसोस की बात है कि 1942 लव स्टोरी एक बहुत बड़ी हिट रही और इस फिल्म के गाने के लिए, इसके संगीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला, लेकिन रिलीज होने से पहले पंचम दा इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो दोस्तों, पंचम दा की जो उपलब्धि है वो अवार्ड में अगर आके तो नज़र नहीं आता है, लेकिन आप उनके गानों को सुनेंगे और उसकी बारीकियों पर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि वो गानों के साथ एक्सपेरिमेंट करने में काफ़ी माहिर थे और ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग काफ़ी कम हैं। उन्होंने बहुत सारी प्रतिभाओं को सबके सामने लाया। फिल्म ये देश के लिए जब 1984 में बन रही थी तो उन्होंने कुमार सानू से पहली बार गवाया। अभिजीत भट्टाचार्य को भी उन्होंने पहली बार गाने का मौका दिया था। इसके अलावा मोहम्मद अजीज, उनको भी उन्होंने पहली बार प्लेबैक सिंगिंग में मौका दिया था। आज पंचम दा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आशा जी ने काफ़ी मिस कर दिया और किसी भी प्रोग्राम में आशा जी उनके द्वारा कंपोज किए हुए गाने को गाना नहीं भूलती है और उनके गानों को काफ़ी लोगों ने सहेज के रखा है और हमारे जहन में भी है। और जब भी कुछ फील होता है कि कुछ डिफरेंट सुना जाए तो पंचम दा को लोग सुनना जरूर पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ ऐसी बातें जो मैंने आपसे शेयर की पंचम दा और आशा भोसले के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करें और इसी तरह खूबसूरत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।